स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान का छठा अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप उसकी लिंक प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में से एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाई है जिन्हें आप आसपास में देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से यह परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। पहले देखते हैं हम भौतिक परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.1। कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्गाकार टुकड़े को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़े को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाएं जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़ों का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ, यह हम सोच सकते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 6.2। अपनी कक्षा के ब्लैकबोर्ड के आसपास फर्श में गिरे हुए चॉक पाउडर को एकत्र कर लें अथवा चॉक के छोटे टुकड़े का चूरन बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चॉक का आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप इस चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? आप ट्राई करके देख सकते हैं। क्रियाकलाप 6.3। कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरों को हिमकारी मिश्रण में रख दें। बर्फ और नमक हिमकारी मिश्रण होता है में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बन गया? क्रियाकलाप 6.4। एक पात्र में थोड़ा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह पर कुछ भाप निकली दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की बूंद दिखाई देती है? क्रियाकलाप 6.5। उपयोग किए जा चुके लोहे के आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। उसके मुक्त सिरे को अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए। क्या इसका रंग पहले वाले रंग में वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज और चौक में आमाप साइज में परिवर्तन हो गया और क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन हो गया, जो ठोस से अथवा गैस से द्रव में। ठीक है। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड के रंग को गर्म करके परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन हुआ। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से कहलाते हैं? पदार्थ का आकार, आमाप मतलब साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसी परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देंगे तो इस पर भूरे रंग का पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच या लोहे के लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी गई है उसमें जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि
को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का कोई गीला तवा या कुछ समय तक खुला छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। आइए कुछ ऐसे परिवर्तन विचार करते हैं जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। क्रियाकलाप 6.6 ये शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए है। जैसे कि सावधानी बरतनी है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की लंबी अवधि तक देखना हानिकारक हो सकता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय देख तक टकटकी लगाकर ना देखें। हमें क्या करना है, इसमें मैग्नीशियम की पतली पट्टी अथवा तार का टुकड़ा लेना है। इसके सिरों को रेगमाल से पहले साफ करना है। इस सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। ध्यान दें, यहाँ लिखी गई समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरण में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है, बनाना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, नहीं यह छात्रों से अपेक्षित है। हम इसमें बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है, संतुलित नहीं करेंगे किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रासायनिक समीकरण को, ठीक है। भस्म को एकत्र करके उसमें जल के कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जो जलीय विलयन बन गया को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण कीजिए। किस पर? लाल व नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण करना है। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप से वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय, वे हम देखेंगे। भस्म को जल में घोलने पर नया पदार्थ बनता है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमने ऊपर बनाया को जल में मिलाया, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने से बनता है, ठीक है। क्रियाकलाप 6.5 शिक्षक द्वारा निर्देशित है। ये भी कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला सोता घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली द्वारा कांच की छोटी बोतल में विलयन लें। विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग की जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। जो लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण जो कॉपर सल्फेट का विलयन रंग परिवर्तन हुआ है वह हम देख सकते हैं 6.4 में। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन आता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीला से हरा होना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप जो कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस नीला तोता प्लस लोहा क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो बुरा निक्षेप होता है। क्रियाकलाप 6.8 किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा लीजिए और आपको एक बदबूदाहट की सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे, जैसे कि चित्र 6.5 में दिखाया गया है। इस अवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। चूने के पानी में परिवर्तन क्या होता है वह हम देखेंगे। परख नली में परिवर्तन निम्न प्रकार के होंगे।
सिरका जो हम एसिटिक अम्ल है, प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ। हमने सिरका प्लस खाने का सोडा डाला, उसको फिर हमने क्या किया, उसकी गैस को चूने के पानी में छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच में अभिक्रिया निम्न प्रकार की होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी जो CaOH का होल ट्वाइस और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में देखेंगे। यह दिखाने के लिए करेंगे कि श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बने हैं। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया आयरन सल्फेट में कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के प्लेट पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बनते हैं वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अयस्क में से धातु का निष्करण किया जाए, जैसे जैसे लोहे के अयस्क से लोहे का, तो हमें निश्चित क्रम में रासायनिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। औषधि भी रासायनिक परिवर्तन है कि अभिक्रिया का यह भी एक उत्पाद होती है। उपयोग किए गए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक जो डिटर्जेंट होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में से एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी होती हैं। ऊष्मा प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, जैसे उदाहरण के लिए पराबैंगनी को निर्मुक्त भार अथवा अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना या कोई नई गंध बनना, रंग में परिवर्तन या किसी गैस का बनना। आइए हम कुछ उदाहरण पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं, ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि व अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ जाती है तो उसमें दुर्गंध आती है। क्या हम इसे रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? अध्याय 5 में से हम सुरक्षात्मक आवरण देखते हैं। पहले आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो ये पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करती है और प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा, यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसका रंग भूरा हो जाता है। यदि अपने रंग में ये परिवर्तन नहीं देखा हो तो आप जब भी सेब को टुकड़ा काटिए और कुछ देर ऐसा छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़ों के साथ दोहराइए। ऐसा प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? अध्याय 5 में हमने अम्ल व क्षारक में परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीकरण भी अब रासायनिक परिवर्तन है? 6.3 लोहे में जंग लगना।
आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि ढांचों के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा किया जा सकता है। लोहा Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, जंग आयरन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगेगी। हम जंग लगने की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय है उन पर पेंट अथवा ग्रीस जैसी परत को चढ़ाना। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग न लगे। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिंक जैसी धातु चढ़ाकर भी किया जा सकता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम जसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। आपने अपने घरों की पानी की टंकी की आपूर्ति के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पाइप देखे होंगे जिस पर गैल्वेनाइजेशन यानी कि जसद लेपित होते हैं जिससे कि उनमें जंग नहीं लगती है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम दर को बढ़ा देता है। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों को लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन व क्रोमियम, निकल जैसे मैग्नीज जैसी धातु मिलाकर किया जाता है जिससे जंग नहीं लगती है। क्रिस्टलीकरण, कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा। साधारण नमक जो समुद्र जल से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होते, उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। यद्यपि किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़ी आमाप में क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्रियाकलाप 6.9। क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में करें। किसी बीकर में लगभग 1 कप पानी जल लें और उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाएं। जल को गर्म कीजिए। अब जल उबलने का आरंभ कर देगा तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते मिलाइए रहिए। कॉपर सल्फेट चूर्ण मिलाने जब तक जारी रखें जब तक उसका कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो जाए। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। अब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार से न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखें। क्या आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिखाई देंगे? यदि नहीं तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। आपने भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा होगा। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। हम देखेंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीचे दिखाई देते हैं हमें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करिए। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घोलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन होगा। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। अगर असत्य हो तो अपनी पुस्तक में उसे सही करके लिखें। पहला, लकड़ी के लट्ठे के टुकड़े को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य, लकड़ी के टुकड़े को काटना भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा है,
पत्तियों को खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य, पत्तियों को खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जिंक जस्ते लेपित लोहे की पाइपों को आसानी से जंग नहीं लगती। सत्य है। लोहा और जंग एक पदार्थ है। असत्य है। जंग आयरन ऑक्साइड है। भाप को संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सत्य है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरना है। पहला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह क्या आएगा इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। दूसरा है, खाने के सोडे का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, जसद लेपन और पेंट करके। ऐसे परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। फिर आएगा ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है? यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है और यह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों को पहचान कीजिए और ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है व मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि अन्य उदाहरण हो जाएगा खाद्य पदार्थ का सेवन, यह भी एक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों का होता है। बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन व खाद्य का पाचन रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 6 है, आप ये कैसे देखेंगे कि दही को जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध और दही के गुण अलग अलग होते हैं। यह गुण रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, इसलिए दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 7 है, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उससे छोटे टुकड़ों को काटने को दो भिन्न प्रकार में के परिवर्तन क्यों माना जाता है? लकड़ी जब जलती है तो कोयला उत्पन्न होता है। यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कोयले से हम लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु लकड़ी को जब हम काटते हैं तो वह छोटे टुकड़ों में होती है, आकृति बदलती है, कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 8 है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं? इसका वर्णन कीजिए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए। इसमें तनु सल्फरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालिए। जल गर्म कीजिए। जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते रहिए, मिलाते रहिए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव न हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। अब विलयन को ठंडा हो जाने रखे दीजिए और उसे थोड़ी देर छोड़ दें। कुछ हिला डुला कर या उसे किसी प्रकार से छेड़छाड़ ना करें। कुछ समय बाद विलयन में देखेंगे तो हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 9 है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करके उसका जंग लगने से कैसे बचाव कर सकते हैं। पेंट की परत लोहे की वस्तुओं पर मौजूद हो तो उससे ऑक्सीजन व जल अथवा दोनों से सीधे संपर्क में आने से बचाती है, जिससे कि जंग का रोकथाम हो सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटों में लोहे की वस्तुओं पर जंग अधिक क्यों लगती है। लोहे में जंग ऑक्सीजन अथवा नमी की मौजूदगी में लगती है क्योंकि समुद्री तटीय क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। और रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी बहुत कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ जंग नहीं लगती है। प्रश्न नंबर 10 है, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम LPG कहलाती है। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है और सिलेंडर के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन हो जाती है। फिर यह गैस जलती है, परिवर्तन भी हो गया। निम्नलिखित कथनों में परिवर्तनों को संबंधित है, ये कथन चयन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ग। परिवर्तन प्रक्रम A व प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है।
जी नहीं। प्रश्न नंबर 11 फिर देखते हैं हम। इसमें जो प्रक्रम बी है वह रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ख। इसका उत्तर ख आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, अव्ययी जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस जैसे बायोगैस बनाते हैं, परिवर्तन ए हो गया। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, परिवर्तन बी हो गया। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन को संबंधित है, सही कथन को चुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग। प्रक्रम ए व प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें इस प्रकार पढ़ते रहें।